एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के पॉलिटिकल साइंस के केवल सब्जेक्टिव का आंसर इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो फाइनल एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपका एग्जाम खत्म हो चुका है और इन सभी प्रश्नों को आपको फाइनल एग्जाम के लिए या फिर अगले मंथली एग्जाम के लिए आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ था जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ग्लानोस्ट शब्द से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में है क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। 3 नंबर में निशस्त्रीकरण क्या है। इन सभी प्रश्नों का 1 से लेकर के 10 तक का उत्तर इसमें दे दिए हैं और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी 11 से 15 तक का आंसर दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर देखेंगे। नोस्त सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई एक नीति थी जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और मीडिया पर लगी सेंसरशिप को कम करना था। इसका उद्देश्य समाज में अधिक खुलापन और सुधार लाना था। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962 में हुआ एक तनावपूर्ण समय था जब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और अमेरिका ने इसका विरोध किया। यह घटना शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंच गई थी। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निरशस्त्रीकरण क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि निरशस्त्रीकरण का अर्थ है हथियारों की संख्या को कम करना या समाप्त करना, विशेष रूप से सैन्य उपकरणों और परमाणु हथियारों का। इसका उद्देश्य युद्ध और संघर्षों को रोकना और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्य से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, जिनके पास वीटो पावर होती है। इनके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और वे वीटो पावर नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में है कि कामराज योजना क्या थी। तो देखेंगे यहाँ कामराज योजना 1963 में भारतीय नेता के कामराज द्वारा प्रस्तुत एक योजना थी जिसके तहत सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दिया ताकि वे संगठनात्मक कार्यों में योगदान दे सके और पार्टी को मजबूत बना सके। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मत पत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मत पत्र यानी बैलेट पेपर को कहा जाता है। ठीक है, यह वह कागज जिसका उपयोग चुनाव में मतदान के लिए किया जाता है। इसमें उम्मीदवारों के नाम होते हैं और मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने निशान लगा देते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अस्थायी सरकार क्या होती है। अस्थायी सरकार वह सरकार होती है जो किसी देश में अस्थायी सरकार बनाने से पहले या किसी राजनीतिक संक्रमण के दौरान कार्य करती है। इसका उद्देश्य चुनाव करवाना या शांति स्थापित करना होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्षेत्रीय दल क्या है। तो क्षेत्रीय दल वह राजनीतिक दल होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्रभाव मुख्यतः स्थानीय स्तर पर होता है। इनका राष्ट्रीय राजनीति समिति प्रभाव होता है, यानी राष्ट्रीय राजनीति में सीमित प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का क्या अभिप्राय है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भारत की जातीय वर्गीकरण व्यवस्था का एक भाग है जिनमें उन समुदायों को शामिल किया गया जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए माने जाते हैं। इन्हें आरक्षण और अन्य लाभ भी मिलते हैं। ठीक है, 10 नंबर में आया हुआ था कि शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था। तो देखिए इसका उत्तर शाह आयोग का गठन भारत में 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान हुई मानव अधिकार उल्लंघनों और सरकारी दमन की जांच के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य आपातकाल के समय में अनुचित कार्यों और निर्णयों की समीक्षा करना था। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शीत युद्ध के उदय के कारणों की व्याख्या करें। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न वैचारिक संघर्ष था। इसके प्रमुख कारण थे। पहला कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक भिन्नता यानी पूंजी बनाम साम्यवाद। ठीक है, और दूसरा प्रमुख कारण था परमाणु हथियारों की होड़। और तीसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा कि यूरोप और अन्य क्षेत्रों में शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा। और चौथा था मार्शल प्लान और सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप में प्रभाव बढ़ाना। ठीक है, चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था कि सोवियत संघ के विघटन का कारण समझाएं। तो देखिए इसमें लिखेंगे सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ जिसके निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, पहला नंबर कारण था आर्थिक समस्या और विफलताएं। दूसरा नंबर में गोर्बाचेव की नीतियां जैसे ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका
और जो अस्थिरता का कारण बनी। ठीक है, चलिए, और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे बाल्टिक और अन्य सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे साम्यवाद के प्रति लोगों की घटती आस्था और पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा में असफलता। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि आसियान के उदय के कारण और प्रभाव की व्याख्या करें। यानी आसियान का उदय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुआ और इसके निम्नलिखित कारण थे, जिनमें पहला कारण था क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना, दूसरा कारण था व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना और तीसरा में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। इसके प्रभाव, ठीक है, क्षेत्रीय शांति और सहयोगी वृद्धि। ठीक है, सहयोग में वृद्धि। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 14 नंबर में आया हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य कार्य क्या थे, इसकी प्रमुख सिफारिशें लिखें। तो इसमें लिखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में भारत में राज्यों की सीमाओं की भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख सिफारिशें थी, पहला सिफारिश थी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन और दूसरा छोटे और अव्यवहारिक राज्यों को एकत्रित करके बड़े और व्यवहारिक राज्यों का निर्माण और तीसरा था राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करना जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आ सके। चलिए फिर आगे देखेंगे। 15 नंबर में पूछा हुआ था आपके एग्जाम में यहाँ कि चुनाव आयोग का गठन और कार्यों का वर्णन करें। तो चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन करने वाली संस्था। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था। इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, पहला कार्य में हम लोग लिखेंगे कि चुनाव की घोषणा और संचालन, दूसरा में लिखेंगे मतदाता सूची का संधारण। ठीक है, और तीसरा में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना और चौथा में चुनावों में धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकना। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए।